आप सभी बच्चों का इस YouTube चैनल पर मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी बच्चों के लिए मैं एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में बच्चे आज हम लोग पढ़ेंगे कोश का विभाजन। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 9th जो बच्चे विज्ञान है, इसमें जो जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई है, यही चैप्टर चल रहा है बच्चे। और इस चैप्टर में जो है हम लोग लगभग सभी टॉपिक्स को कवर कर लिए हैं। ठीक है, खत्म हो गया है। आज बच्चे जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक कोश का विभाजन यानी सेल डिवीजन, ये बच्चे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चे, जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग जाएंगे बच्चे अपर क्लास में, बड़े क्लासों में, जैसे 11 में जाएंगे और बीएससी वगैरह करेंगे, तो उसमें भी बच्चे ये कोश का विभाजन आता है। ठीक, तो आप लोग जो है इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और ये क्लास बहुत ही बेहतरीन और अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बच्चे हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। कोश का विभाजन यानी कि सेल डिवीजन। ठीक है, तो देखिए बच्चे, अगर हम बात करें कोश का विभाजन के जो खोजकर्ता हैं, ठीक है, इसके खोजकर्ता, उनका नाम है बच्चे रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो ने ही कोश का विभाजन की खोज की थी। ठीक है, कब किए थे? 1850 ईस्वी में। 1850 ईस्वी में रुडोल्फ विर्चो ने ही कोश का विभाजन की खोज की थी। ठीक है बच्चे, अगर हम बात करें इसका डेफिनेशन यानी परिभाषा, क्या होता है कोश का विभाजन की, तो बच्चे देखिए बहुत ही आसान है। एकमात्र कोशिका का एक या एक से अधिक पुत्री कोशिकाओं में बंट जाना ही कोश का विभाजन कहलाता है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग परिभाषा लिखते हैं बच्चे, तो लिख सकते हैं एकमात्र कोशिका का एक या एक से अधिक पुत्री कोशिकाओं में बट जाना। ठीक है, क्या कहलाता है? कोश का विभाजन कहलाता है। ठीक है बच्चे, परिभाषा यह बहुत ही आसान है। एकमात्र कोशिका का दो पुत्री कोशिकाओं में बट जाना ही कोश का विभाजन कहलाता है। ठीक है, ठीक है बच्चे, ये रुडोल्फ विर्चो ने ही बता दिया था। ठीक है, कि जो कोशिकाएं होती हैं बच्चे, ये एक कोशिका विभाजित होकर के एक से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, या अब देखिए बच्चे, पुरानी कोशिकाओं से ही जो है नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, ये ही रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कि जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं वही कोशिकाएं विभाजित होकर के जो है नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, अगर हमको परिभाषा लिखना होगा कि कोश का विभाजन किसे कहते हैं, तो आप बच्चे सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि कोश का विभाजन वह जैविक प्रक्रिया होता है, ठीक है, जिसमें एकमात्र कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाता है। ठीक है, या एकमात्र कोशिका एक या एक से अधिक पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं ना कोश का विभाजन। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चे कि कोश का विभाजन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चे, कोश का विभाजन ऐसे तो होता है 3 प्रकार का: असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, कौन कौन सा होता है? असूत्री विभाजन, दूसरा समसूत्री विभाजन और तीसरा अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो कोश का विभाजन 3 प्रकार का होता है। ठीक, तो चलिए बच्चे हम लोग जानते हैं इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा। ठीक है, देखिए बच्चे, वैसे तो मेन जो है क्लास 9th में जो दिया है 2 ही मेन है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, ये जो है असूत्री विभाजन जो होता है बच्चे, ये काफी सिंपल और सरल प्रकार का होता है। ठीक है, पहले जान लेते इसी के बारे में। ये जो असूत्री विभाजन होता है, ये बच्चे किस में पाया जाता है? एक कोशिकीय जीवों में।
ये विभाजन जो होता है ये होता है एक कोशिकीय जीवों में। ठीक, अब वो एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, सबको पता है, जीवाणु हो गए, कवक हो गए, अमीबा हो गया, अमीबा। ठीक है, इन प्रकार के जो सोच जीव होते हैं, ठीक है बच्चे, इनमें जो है असूत्री विभाजन होता है। ठीक है, और ये जो असूत्री विभाजन होता है बच्चे, ये सबसे सरल प्रकार का विभाजन होता है, सबसे सरल प्रकार का विभाजन है। ठीक है, सबसे सरल प्रकार का विभाजन होता है। ठीक है, ये बच्चे उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है ना, मान लीजिए कि कोई एक जंतु है, इसे मान लीजिए, ठीक है, ये क्या करेगा, डायरेक्ट दो जीवों में बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे होता ना, एक होता प्लाज्मोडियम प्लेनेरिया, आप लोग देखे होंगे ना, प्लेनेरिया। ठीक है, या अमीबा ही देख लीजिए, इसमें बच्चे असूत्री विभाजन होता है। सिंपल सा क्या होता है, एक जीव होता है, वो डायरेक्ट जो है एक से दो जीवों में बढ़ जाता है, टूट जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं बच्चे असूत्री विभाजन। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं इन दोनों के बारे में, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। ठीक है, तो बच्चे हम लोग पहले पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, ठीक है, समसूत्री विभाजन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, माइटोसिस, इसको बोलेंगे माइटोसिस। ठीक है, अब देखो बच्चे, समसूत्री विभाजन होता क्या है और ये हमारे शरीर में कहाँ विभाजन होता है इस प्रकार का, तो जानते हैं। तो जो बच्चे, जो समसूत्री विभाजन होता है, देखिए यहाँ लिखा ना सम, सम मतलब क्या होता है बच्चे, बराबर, सम मतलब होता है ना बराबर। अभी ये हम लोग जानेंगे आखिर ऐसा क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए ये बच्चे, हमारे शरीर में समसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, तो ये होता है ना कायिक कोशिकाओं में। लिखेंगे इसके बारे में, जो समसूत्री विभाजन होता है ये हमारे शरीर में कायिक कोशिकाओं में होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रश्न आता है कि समसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है, तो समसूत्री विभाजन बच्चे कायिक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, अब ये कायिक कोशिका क्या होता है, कायिक कोशिका मतलब होता है ना बच्चे, शरीर का निर्माण करने वाली कोशिकाएं। ठीक है, काय मतलब होता है ना शरीर, ऐसी कोशिकाएं जो है जो हमारे शरीर का, हमारे बॉडी का निर्माण करती हैं। ठीक है बच्चे, इनको बोलते हैं ना कायिक कोशिका। और लिखेंगे इसमें अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, समसूत्री विभाजन और क्या होता है इसमें, लिखेंगे इसमें, या इस प्रकार के विभाजन में एक मात्र कोशिका विभाजित होकर के दो समान उत्तरी कोशिकाओं में, दो समान उत्तरी कोशिकाओं में बट जाता है या बढ़ जाती है। ठीक है, हमने इसमें अगला पॉइंट क्या देखा, समसूत्री विभाजन में जो अगला पॉइंट है, इसमें हमने क्या लिखा, इसमें एक मात्र कोशिका विभाजित होकर के दो समान पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाता है। ठीक है, अब बच्चे ये मात्र कोशिका क्या होता है, देखिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ये हो गया एक सेल हो गया। ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि हमारा पूरा शरीर जो है किससे बना होता है, कोशिकाओं से बना होता है। हमने पहले बता दिया कि शरीर का निर्माण करने वाली कोशिका को बोलते हैं ना कायिक कोशिका। ठीक, अब बच्चे हो गया एक प्रकार का कोशिका, ये हो गया कोशिका, ये हो गया कोशिका के अंदर का केंद्रक। ठीक, हर एक कोशिका में बच्चे एक केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, एक कोशिका में एक केंद्रक। अब ये हो गया कौन सी कोशिका हो गया, ये हो गया मात्र कोशिका, एक मिनट, ये हो गया मात्र कोशिका।
यानी मदर सेल इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एक मात्र कोशिका विभाजित होगा दो समान पुत्री कोशिकाओं में, ठीक है। अभी बच्चे हमने इसमें समान क्यों कहा, क्योंकि ये साइज में तो समान होंगे ही होंगे, इनमें गुणसूत्रों की संख्या बच्चे समान होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मात्र कोशिका है, इसमें गुणसूत्र होंगे 2n, तो पुत्री कोशिकाओं में भी गुणसूत्र जो है 2n होंगे, ठीक है। अब बच्चे n और 2n क्या है ये आप लोग को बताया गया होगा, ठीक है, पढ़े होंगे आप सब बच्चे। ये बच्चे गुणसूत्रों की संख्या दर्शा रहा है, n और 2n, इसको बोलते हैं ना अगुणित। आप लोग पढ़े होंगे अगुणित और द्विगुणित, अगुणित और द्विगुणित, ठीक है। अगुणित मतलब बच्चे इसको गुणसूत्र में इसको लिखेंगे ना केवल n, और द्विगुणित को लिखेंगे 2n, ठीक है। यह ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि बच्चे आपको पता है हमारे शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं ना ये हमेशा जोड़े में होते हैं, ठीक है, पेयर्स में होते हैं। हमारे शरीर में गुणसूत्र होते हैं 46। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये हो गया एक गुणसूत्र, ठीक है, ये हो गया एक गुणसूत्र। इसको बच्चे बोलते हैं ना क्रोमोसोम, इसी को बोलते हैं ना गुणसूत्र। थोड़ा जान लीजिए गुणसूत्र के बारे में। ये होता है गुणसूत्र, और बच्चे गुणसूत्र हमेशा जोड़े में होता है। ये इसकी भुजाएं होंगी, क्रोमैटिस को बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए ये जोड़े में, दो इधर है दो इधर है, इसलिए इसको लिखेंगे बच्चे 2n, इसको लिखेंगे 2n, या इसको द्विगुणित भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर बच्चे गुणसूत्र ऐसा हो, सिंगल हो, तो इसको लिखेंगे n या अगुणित लिखेंगे, ठीक है बच्चे। तो याद रखिएगा आप लोग, अगर अगुणित और द्विगुणित कहीं बात की जा रही है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या की बात की जा रही है, ठीक है। तो हमने वही बताया कि जो मात्र कोशिका में गुणसूत्र अगर द्विगुणित हैं तो पुत्री कोशिकाएं, मतलब पुत्री कोशिकाएं भी द्विगुणित ही होंगी, ठीक है। संरचना और आकार जो भी होगा बच्चे सब समान होगा, ठीक है, और गुणसूत्रों की जो संख्या होंगी वो भी समान होंगी। ये होता बच्चे खास बात किसका, समसूत्री विभाजन का, ठीक है। ये आप मत भूलिएगा, मेन चीज यही है कि ये तो कायिक कोशिका में होता ही होता है, लेकिन अगला जो मेन पॉइंट हमने लिखा इसमें एक मात्र कोशिका दो समान पुत्री कोशिकाओं में बट जाता है, ठीक है बच्चे। ये मात्र कोशिका हो गया, मतलब जो कोशिका विभाजित होता है उसको बोलते हैं मात्र कोशिका, ठीक है। और इस मात्र कोशिका से जो दो नई कोशिका बनती हैं इसको बोलते हैं बच्चे क्या, इसको बोलेंगे ना पुत्री कोशिका, इसको बोलेंगे पुत्री कोशिका, ठीक है। याद रखिएगा, जिन कोशिकाओं का निर्माण होता है उसको बोलेंगे पुत्री कोशिकाएं, ठीक है। और बच्चे अगला पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, समसूत्री विभाजन में ये इतना अनिवार्य क्यों है, जरूरी क्यों है। अगर हमारे शरीर में समसूत्री विभाजन ना हो तो क्या होगा, अगर बच्चे हमारे शरीर में समसूत्री विभाजन ना हो तो हमारे शरीर का ग्रोथ रुक जाएगा, ठीक है। अगर हमारे शरीर में कहीं कट पिट जाएगा ना तो जल्दी ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं बच्चे समसूत्री विभाजन जो है हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, ठीक है। और क्या करेंगे, घावों को भरने के लिए, शरीर की वृद्धि करने के लिए, घावों को भरने के लिए, ठीक है, अनिवार्य होता है, ठीक है। अब ये बच्चे शरीर की वृद्धि क्या होता है, जैसे मान लीजिए ना छोटा बच्चा होता है पहले 1-2 महीने का, वो धीरे धीरे बढ़ता ना उसका शरीर, तो बच्चे शरीर किससे बना है, कोशिकाओं से बना है। तो कोशिकाएं जब विभाजित हो करके 1 से 2, 2 से 4, 8, 16 सब बढ़ते जाएंगी तभी तो शरीर का मतलब विकास होगा। तो बच्चे जो शरीर का विकास करता है जो कोशिका उसको बोलते हैं कायिक कोशिका, और कायिक कोशिका में कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा शरीर की वृद्धि करने के लिए समसूत्री विभाजन जो है अनिवार्य है। और घावों को भरने के लिए इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारे हाथ में, इस एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये हमारा हाथ हो गया, ठीक है। यह मान लीजिए इतनी दूर में हमारे हाथ कहीं बाई एक्सीडेंटली कट गया है, चोट लग गया, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि हमारा जो हाथ है ये किसका बना है, जाहिर सी बात है कोशिकाओं से ही बना होगा, ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि पूरे शरीर का निर्माण जो है कोशिकाओं से ही होता है, ठीक है बच्चे। सभी जीवों का शरीर जो है कोशिकाओं से ही बना होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे किसी व्यक्ति का जो है, यहाँ छोटा सा बना रहे हैं,
ये मान लीजिए हाथ हो गया, इतनी दूर में इस व्यक्ति का हाथ जो है कट गया या जल गया, डैमेज हो गया, बाय एक्सीडेंटली कुछ भी हो गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि इतनी दूर की बच्चे जो हाथ जल गया या खराब हो गया, ये मान लीजिए कि 150 कोशिकाओं की बनी थी, 150 कोशिकाएं मिल करके इतनी दूर के हाथ में मतलब बना था, इतना दूर का हाथ, ठीक है। अब ये बाय एक्सीडेंटली डैमेज हो गया, कोशिकाएं नष्ट हो गई, ठीक है। अब इतने दूर घाव बन गया, ठीक है, गड्ढा हो गया। अब इसको, इस गड्ढे को भरने के लिए किस प्रकार की कोशिका विभाजन होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भरने के लिए बच्चे समसूत्री विभाजन होना चाहिए, ठीक है। सम मतलब हमने पहले बताया बराबर होता है, ठीक है। अब देखो मान लीजिए कि 150 कोशिकाएं नष्ट हुई हैं, खराब हुई हैं, तो घाव को बच्चे भरने के लिए 150 कोशिकाएं ही चाहिए ना। अगर कम हो जाएगा तो घाव भरेगा नहीं, अधिक हो जाएगा तो मतलब गांठ टाइप में बन जाएगा, ठीक है, मतलब उसे गंदा दिखेगा, ठीक। तो बच्चे यहाँ पे समसूत्री विभाजन होगा और फिर से ये जो है 150 नई कोशिकाओं का निर्माण होगा और जो है वो घाव जो है ठीक हो जाएगा, ठीक। तो बच्चे उम्मीद करते हैं आप लोग को समसूत्री विभाजन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम लोग आगे बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ये आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा, ठीक है बच्चे। अब इसको मिटाते हैं। अगला जो बच्चे कोशिका विभाजन है वो है अर्धसूत्री विभाजन। अगला है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। इसको बच्चे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मियोसिस, ठीक है, मियोसिस सेल डिवीजन। अब देखो बच्चे इसमें परिभाषा क्या लिखेंगे हम लोग, ये उसका विपरीत होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हो रहा था मतलब कायिक कोशिकाओं में, तो इसमें हम लोग लिखेंगे बच्चे जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये हमारे शरीर में कायिक कोशिकाओं में नहीं होता है, ये हमारे शरीर में कहाँ होता है, जर्म कोशिकाओं में। तो लिखेंगे इसमें अर्धसूत्री विभाजन जो है हमारे शरीर में कहाँ होता है, जर्म कोशिका में, जर्म कोशिका में होता है, जर्म कोशिका में होता है। अब बच्चे जर्म कोशिका क्या होता है, जर्म कोशिका मतलब बच्चे ऐसी कोशिकाएं जो गैमेट का निर्माण करती हैं, ठीक है, यानी कि युग्मक, जो कोशिकाएं युग्मकों का निर्माण करती हैं उसको बोलते हैं जर्म कोशिका बोलते हैं, ठीक है बच्चे। युग्मक के बारे में आप लोग सुने होंगे, जैसे ना नर में नर युग्मक बनता है और मादा में मादा युग्मक बनता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए नर युग्मक, ठीक है, और मादा युग्मक। नर युग्मक क्या होता है बच्चे बताइए आप लोग, शुक्राणु होता है, नर युग्मक होता है शुक्राणु, मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु होता है, ठीक है। तो बच्चे इसी प्रकार की कोशिकाओं में जो है अर्धसूत्री विभाजन जो है होता है, ठीक है। तो हमने अर्धसूत्री विभाजन में क्या लिखा, ये जो है हमारे शरीर में जर्म कोशिकाओं में होता है, इस प्रकार का विभाजन जर्म कोशिकाओं में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें, या इस प्रकार के विभाजन में लिखेंगे इसमें एकमात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है बच्चे। देखो हमने समसूत्री में क्या बताया था, उसमें एकमात्र कोशिका से, इसमें ये मात्र कोशिका हो गया, ये हो गया पुत्री कोशिका, इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं बन रही थी एकमात्र कोशिका से, ठीक है बच्चे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें एकमात्र कोशिका से इसमें 4 पुत्री कोशिकाएं बनेंगी, 4 पुत्री कोशिकाएं, ठीक है। ये देखिए ये हो गया, 4 पुत्री कोशिकाएं बन गई, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, और बच्चे इसमें ना जो गुणसूत्र होता है, जैसे हमने लिखे थे ना यहाँ पे
मातृकोशिका, ये मातृकोशिका हो गया, ये मातृकोशिका हो गया। इसमें गुणसूत्र होंगे 2n यानी द्विगुणित है। ठीक है, तो इसमें बच्चे पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र कितने होंगे? द्विगुणित ही होंगे? नहीं होंगे। इसमें बच्चे जो पुत्री कोशिकाएं हैं, जो पुत्री कोशिकाएं हैं, इनमें गुणसूत्र क्या हो जाएगा? अगुणित हो जाएगा, अगुणित हो जाएगा यानी कि n हो जाएगा। ठीक है, उसमें देखिए इसमें 2n इसमें भी था, इसमें भी 2n था, मातृ कोशिका में भी 2n और पुत्री कोशिका में भी 2n था। लेकिन इसमें देखेंगे बच्चे अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? मातृ कोशिका में गुणसूत्र तो 2n है, लेकिन जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो गया तो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण जब हुआ, इसमें गुणसूत्र जो है आधे हो गए यानी कि अगुणित हो गए। ठीक है, तो इसमें यही लिखना है कि अर्धसूत्री विभाजन में जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है, पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें बच्चे पहले में लिख दिए 4 अगुणित पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में एकमात्र कोशिका से 4 अगुणित पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, और बच्चे इसमें गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है आधी। ठीक है, और ये किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? तो होता है बच्चे जर्म कोशिकाओं में। हमने बताया जर्म कोशिका क्या होता है? जर्म कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जो युग्मकों का निर्माण करती हैं। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे जो है अर्धसूत्री विभाजन इतना जरूरी क्यों होता है, देख लीजिए एक मिनट। मान लीजिए बच्चे ये हो गया एक नर युग्मक, ऐसे हम नजर रहे हैं, ये हो गया नर युग्मक, ये हो गया मादा युग्मक। ठीक है, अब ये बच्चे जर्म कोशिकाओं से ही बनते हैं। ठीक है, अब सबको पता है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं बच्चे, तो इस घटना को बोलते हैं ना निषेचन। इस घटना को बोलते हैं निषेचन, और निषेचन के बाद बनता क्या है? युग्मनज बनता है। ठीक है, युग्मनज बन जाता है। अब देखो बच्चे, युग्मनज जब बनता है तो ये जो युग्मक होते हैं बच्चे, इसमें यहीं पे अर्धसूत्री विभाजन होता है, ताकि चूंकि पता है बच्चे जो युग्मक हैं, ये जो युग्मक हैं, ठीक है, युग्मक जो है ये भी कोशिकाओं से बने होते हैं, और बच्चे इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी में जितनी कोशिकाएं होती हैं, सब हर एक कोशिका में बच्चे गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं, ये सबको पता है। ठीक है, अब ये युग्मक भी, इसमें भी 46 गुणसूत्र हैं। जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेंगे बच्चे, अगर इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो दोनों के गुणसूत्र मिल जाएंगे तो 46 92 हो जाएंगे, तो समस्या हो जाएगी। ठीक है बच्चे, चूंकि युग्मनज के बाद ही तो बच्चे भ्रूण बनता है, फिर भ्रूण से बच्चे बनते हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन बहुत ही अनिवार्य होता है। अब यहाँ पे जब अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा तो यहाँ पे 46 गुणसूत्र इसमें से नहीं आएंगे, तो यहाँ से खाली आएंगे 23, और इधर से 23 आएंगे, फिर यहाँ पे 46 गुणसूत्र वाला एक नया युग्मनज बनेगा, एक जाइगोट बनेगा। ठीक है, तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि ये जो है पूरा आज का लेक्चर आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और बच्चे देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लास्ट टॉपिक था। ठीक है, और उम्मीद करते हैं बच्चे ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और बच्चे आपको ये अच्छे से समझ में आया हो तो आप लोग क्या करें, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जो भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें आप लोगों के पास पहुंच जाया करें। ठीक है बच्चे, अब ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त हो गया। हम लोग बच्चे अब फिर जो है किसी नए चैप्टर को लेकर के किसी नए वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।